while opening the account of any partnership firm, राइट पार्टनरशिप फॉर्म में कौन कौन सी चीजों को, कौन कौन से प्रिकॉशन बैंकर को देखना पड़ता है व्हेन दे आर डीलिंग विद द पार्टनरशिप फर्म्स अकाउंट और ओपनिंग द पार्टनरशिप फर्म अकाउंट, राइट? सो वी ऑलरेडी डील इन दैट, वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड. नाउ इन द नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ कस्टमर है, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी और कंपनी. ठीक है, कंपनी के सिचुएशन में अगर कोई कंपनी बैंक का क्या है बेसिकली कस्टमर है, तो ऐसी सिचुएशन में कौन कौन से प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं और किसी भी कंपनी के डिसॉल्व होने में, वाइंडिंग अप वाले बेसिकली सिचुएशन में बैंकर को क्या क्या चीजों को देखना है. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन company, joint stock company. After completing this topic, we are going to move toward the cooperative banks. ठीक है, cooperative bank and non-financial institutions. ठीक है, but before that, what is the company and what precautions banker is taking? We are going to discuss about this. Okay, so joint stock company, company act कब आया है? पहले वाला 1956. 1956. ज्वाइंट स्टॉक जो आपका कंपनी या कंपनीज है, दैट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. बट नाउ अडेज द कंपनीज आर बेसिकली कौन से एक्ट को फॉलो कर रहा है? कंपनीज एक्ट 2013, राइट? So according to the Companies Act, what is the company? The company have the separate legal entity. Separate legal entity का मतलब क्या होता है? Like जैसे उनके जो members हैं और जो company है, they both are separate. ठीक है, यानी कंपनी जो है वो अपने पर्सन से क्या है? सेपरेट है. अगर कंपनी के ऊपर केस हो रहा है, डजंट मीन कि किसी मेंबर के ऊपर केस हो रहा है ना? सो द एम्प्लॉइज, द मेंबर ऑफ द कंपनी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी, राइट? आपने कभी नोटिस किया भी होगा, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि कभी भी जॉब लगती है तो ये नहीं बोला जाता कि आपको ये एचआर जो है, आप एचआर ने आपको हायर किया. यस, द रिक्रूटिंग प्रोसेस इज डन बाय एचआर, बट हु इज रिक्रूटिंग यू? द कंपनी इज रिक्रूटिंग यू, राइट? सो इन दैट OL ऑफर लेटर you will get the stamp of the company. Now you are working under this company, right? So company क्या है? That is the artificial person. They are separate legal entity. Perpetual succession, like if there is a death of any member of the company is not going to basically stop their work. The company is not going to dissolve. यानी कंपनी खत्म नहीं होगा, कंपनी फिर भी क्या होगा? चलता रहेगा. ट्रू. नेक्स्ट वन इज, जो कंपनी है उसका क्या है? कॉमन सील. क्या होता है? कंपनी कैसे वर्क करती है? विथ कॉमन सील. कॉमन सील यानी स्टैंप जो होता है, राइट? उसकी वजह से क्या हो जाता है? वो डॉक्यूमेंट ऑथराइज्ड हो जाता है ना? इसको ऑफिशियल सिग्नेटरी है एक तरीके का. ठीक है, तो अब कंपनी जो है, ऐसे सिचुएशन में अगर बैंक को कंपनी का अकाउंट ओपन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी बैंक अगर कंपनी के लिए अकाउंट ओपन करेगा तो किसका नाम होना चाहिए उसमें? कंपनी का नाम होना चाहिए. ठीक है, जो भी कंपनी है उसका नाम होना चाहिए. और बैंकर कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखेगा, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेगा व्हेन दे आर डीलिंग विद द कंपनी अकाउंट? सो द फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज, फर्स्ट लिखिए, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. Examination of document. Examinations of document. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट जो सेटिस्फाई करे कि ये कंपनी है. ठीक है, और उसमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना है, वो इसके अंडर में सारे पॉइंट्स आएंगे. ठीक है, सो एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. एज अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसीलिए उसका कॉन्स्टिट्यूशंस जो उसके होंगे, पावर, ऑब्जेक्टिव, रूल, रेगुलेशंस, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होंगे. किस में मेंशन होंगे? डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होंगे. तो वो सारे डॉक्यूमेंट को हमें क्या करना है? एग्जामिन करना है. अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला डॉक्यूमेंट, बिल्कुल, वेरी गुड, द सर्टिफिकेट. पहला तो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. मैंने आप लोगों को बताया था कि पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी जो है वो पहले कहाँ रजिस्टर होती है? रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू उसको हम क्या करते हैं? रजिस्टर करते हैं, है ना? और मैं अगर अभी ऑनलाइन अगर आप देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में के थ्रू भी आप बेसिकली फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो, है ना? सो रजिस्ट्रार ऑफिस के थ्रू आपके क्या होता है? कंपनी रजिस्टर होता है. तो once the company is registered,
एक बार जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो उनको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उनको क्या मिलता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी दोनों को भी मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बट हाँ, जो प्राइवेट कंपनी है वो विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वंस दैट कंपनी रजिस्टर्ड दे कैन स्टार्ट वर्किंग, बट पब्लिक में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के बाद ही वो अपनी कंपनी का काम स्टार्ट करते हैं, है ना। सो आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है वो आपको चेक करना पड़ेगा। ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये किसके द्वारा इशू किया जाता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा, ठीक है। और कंक्लूसिव प्रूफ है कि कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है, यानी एक तरीके का वो एविडेंस है कि कंपनी जो है ये जिसका हम अकाउंट ओपन करने वाले हैं वो क्या है? रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसके अलावा आप देखिएगा कि सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह फुलफिल किया गया है कि नहीं प्रमोटर के द्वारा। तो वंस यू विल सी कि हाँ, अब मैंने बोला था ना कि प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट जो कंपनी होती है उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की जरूरत नहीं होती है बिजनेस को शुरू करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, देखो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो मिलेगा दोनों को, लेकिन जो ड्यूरेशन होगा, जैसे मान लो कि आज कितना, कौन सा डेट है? 25 11/21 को जब आज सर्टिफिकेट मिला, तब कोई भी पब्लिक कंपनी अपना काम स्टार्ट करेगी। कौन क्या करेगी? पब्लिक कंपनी अपना काम तभी स्टार्ट करेगी वंस दे विल गेट द certificate. But once the company, maybe the company is registered on 20/11/21 and they get certificate on 25th, then the public company is going to start work from 25th 11/21 after getting the commencement certificate or certificate of incorporation. But in the situation of the private company, if the company is got registered on 20th and they got incorporation certificate in 25th, they can also basically start working within this time. हो सकता है कि 21 से ही वो अपना काम करना शुरू कर सकते हैं. That is happened with the private company. क्लियर हो गई बात? और कई बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती है, कई बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं भी लेते हैं तो भी चल जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये कंडीशन को लगाया गया है कि अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, रिक्वायर्ड एज सच नहीं है बिजनेस को शुरू करने के लिए, ठीक है। इसीलिए अगर उन वैसे कंपनीज हैं, प्राइवेट हैं, और अगर उनके पास नहीं है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेकिन दे आर रजिस्टर्ड, दे हैव प्रूफ ऑफ दैट, दे हैव पेपर्स और एनीथिंग, तो दे कैन शो दैट एज वेल, ठीक है। सो सर्टिफिकेट of incorporation or certificate of commencement will be duly inspected. That will be inspected by the whom? By the bank. Clear? The first document क्या हुआ? कौन सा document होगा inspect? That is certificate of incorporation or commencement of business certificate. दोनों एक ही है। फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया? फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्या बेसिकली इंस्पेक्ट किया जाएगा बैंक के द्वारा? कौन सा फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है? क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट वन इज MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। Memorandum of Association. Memorandum of Association is also known as Charter of the Company. जैसे Constitution कैसे हमारा चार्टर है इंडिया का, वैसे ही that is known as Charter of the Company. So Memorandum of Association is a very main document of the company. Once even MOA को भी जब registration कराते हैं ना, तो MOA को भी लगाना पड़ता है आपके एप्लीकेशन के साथ. So MOA क्या करता है? It is basically it is a, we can say it is a company's constitution. ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, चार्टर है कंपनी का। और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें होती है कंपनी का नाम, MOA में क्या होता है? कंपनी का नाम, उसका ऑथराइज कैपिटल, क्या होगा उसका ऑथराइज कैपिटल, कि कितना कैपिटल जो है उसके पास है, कितना कैपिटल उसने लगाया है, ठीक है। उसके अलावा इसमें नेम ऑफ द स्टेट होगा, रजिस्ट्रेशन कहाँ, कौन से रजिस्ट्रेट, कहाँ पर आपने अपना ऑफिस स्टार्ट किया, एड्रेस होगा उसमें, ठीक है। और आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी आप अपनी कंपनी को क्यों रन करना चाहते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रनिंग दिस कंपनी, ठीक है। ये सारे के सारी चीजें, इवन हाउ मेनी मेंबर्स यू हैव ड्यूरिंग स्टार्टिंग द कंपनी, हाउ मेनी शेयर होल्डर्स यू हैव, what basically share you are going to issue, the prospectus related सारी चीजें, everything is mentioned in the MOA, memorandum of association. So आपको एग्जामिन करना है कि जो भी MOA ने जो भी ऑब्जेक्टिव उसमें मेंशन किया है, ऐसा तो नहीं कि वो उसको हैम्पर कर रहा है या फिर हैम्पर कर सकता है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टोटली
इंस्पेक्ट किया करेगा, कौन? बैंक। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है कि ये कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव इसमें मेंशन किया है दैट इज नॉट लीगल इन द टर्म ऑफ द लॉज, दैट इज नॉट लीगल। तो आपको ये सारी चीजें जो है आपको देखना है ध्यान से, किसको? एमओए को। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को भी आप क्या करोगे? अच्छे से इंस्पेक्ट करोगे। वंस एमओए इज डन, देन वी मूव टुवर्ड द एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये सारे पॉइंट्स पढ़े हुए होंगे, सुना है ना? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। So now in this point, article of association. So article of association जो है इसमें सारे rules हैं। देखो MOA क्या है ना, MOA है वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव बता रहा है। सो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताता, लेकिन AOA है ना वो आपको रूल्स, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, ठीक है, इंटरनली किस तरीके से आप कंपनी को रन करोगे उसके बारे में बताता है। कौन? AOA। ठीक है, सो आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कंटेन करता है रूल्स को, रेगुलेशंस को कंपनी का, और वो भी किसका? इंटरनल मैनेजमेंट का, राइट? अब यहां पर सारे डिटेल मैटर्स होंगे रिलेटेड विद टू डे बिजनेस, यानी कि जितने भी डे टू डे बिजनेस आप जैसे रन कर रहे हो उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन किस में दिए हुए होंगे? AOA में। ठीक है, अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है दैट कंटेन्स द राइट्स एंड पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के क्या पावर्स हैं, रूल्स, जो भी पावर्स, राइट्स हैं, रूल क्या है कि किस तरीके से आप कंपनी में मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करवाओगे। ठीक है, उसके अलावा आप किस तरीके से ट्रांजैक्ट करोगे, हर एक जो भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आप किस तरीके से करोगे। ठीक है, ये सारी चीजें, कहां पर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद द इंटरनल मैनेजमेंट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, सो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एवरी पर्सन इंक्लूडिंग अ बैंकर, यानी हर एक पर्सन बैंकर के साथ साथ हु इज डीलिंग विद द कंपनी, जो कंपनी के साथ डील करेगा, ठीक है, उसको बेसिकली नॉलेज होना चाहिए इन दोनों के बारे में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में भी और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के भी बारे में। ठीक है, उसके अलावा बैंकर जो है और भी कुछ स्क्रूटनाइज करेगा डॉक्यूमेंट। AOA को भी स्क्रूटनाइज कर लिया, उसने देख लिया, आपके MOA को भी देख लिया, सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट को भी चेक कर लिया। अब वो किस चीज को देखेगा? अब वो यहाँ पर क्या क्या चीजों पे ध्यान देगा? कौन? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंडर में ही और भी चीजों पे ध्यान देगा। कौन? बैंकर। पावर ऑफ द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का पावर क्या है कंपनी में। ठीक है, सेकेंड, आपकी प्रोसीजर क्या है बोरोइंग के लिए, यानी लोन वोन आप कितना ले सकते हो, आपका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, आपका लिमिट क्या है। ठीक है, उसके अलावा आप जो है, अगर मान लो कि अपनी AOA में मेंशन कर दिया कि हम जो है वो 10 लाख या एक टाइम पर 10 लाख रुपए से ज्यादा लोन नहीं लेंगे, सो बैंक उसका देगा भी नहीं, इफ दैट इज मेंशन्ड इन द बैंक, इफ दैट इज मेंशन्ड इन द AOA, because you are not dealing with a single individual person but you are dealing with a company, so you have to follow all the procedure which is made according to the Companies Act, and according to Companies Act the MOA and AOA is the important document. You cannot basically do whatever is not mentioned in AOA and MOA, you cannot go beyond that, those two document, so banker have to follow even that. ठीक है, तो बैंकर क्या देखेगा कि डायरेक्टर्स के पास क्या पावर है। ठीक है, डायरेक्टर के पास क्या पावर है। ठीक है, अगर उसको लगेगा कि डायरेक्टर के पास इतना पावर है बेसिकली कि अगर कल को बोरोइंग के बाद कुछ प्रॉब्लम आता है तो दे कैन मैनेज, तो ठीक है, तो डायरेक्टर्स का पावर। सेकंड, कितना लिमिट है, कितना बोरो कर सकते हैं, बोरोइंग का मतलब लोन वगैरह लेना। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये देखोगे कि द पावर वेस्टेड ऑन द डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर को क्या पावर दिया गया है, किस चीज के लिए, बोरो करने के लिए मनी, और क्या वो कंपनी का एसेट मॉर्टगेज कर सकता है, यानी कि एज एविडेंस और कोलेटरल रख सकता है, क्या ये मेंशन है AOA MOA में, वो देखेंगे। AOA में मेंशन है, यानी AOA में आएंगे डायरेक्टर का सारा चीज, जो पावर वगैरह, उसकी ड्यूटीज, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग कम्स अंडर द AOA। ठीक है, द प्रोसीजर क्या है, आप प्रोसीजर क्या है और किसके पास ऑथोरिटी है कि कंपनी का चेक बुक को ड्रॉ कर सके। चेक बुक ड्रॉ करने मतलब समझ रहे हो कि कंपनी के बिहाफ में कौन चेक काट करके दे रहा है किसी पर्सन को, इन हिंदी लैंग्वेज ये समझ रहे हो कि हम लोग बोलते हैं ना चेक काट करके देना, सो दिस इज बेसिकली कि कौन किसके पास ऑथोरिटी और राइट है, वो भी हम चेक करेंगे। आई बात समझ में? तो AOA में हमें क्या क्या चीजों को देखना है कि पहली बात तो कि इंटरनल मैनेजमेंट जो है, और बैंकर क्योंकि डील कर रहा है कंपनी के साथ साथ में, तो वो देखेगा कि डायरेक्टर्स क्या क्या काम कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है।
उसके अलावा कितना बोरोइंग तक ले सकता है। थर्ड हम देखेंगे कि कंपनी जो है, कंपनी ने क्या कोई अथॉरिटी दिया है डायरेक्टर को कि वो बोरो कर सकता है पैसा और मॉर्टगेज में कंपनी का एसेट रख सकता है, ऐसा अथॉरिटी है क्या। उसके अलावा प्रोसीजर क्या है, कौन इंडोर्स करेगा चेक, कौन बिल बेसिकली बनाएगा, कौन बेसिकली चेक ड्रॉ करेगा, सो किसके पास ये अथॉरिटी है। तो ये सारे की सारी चीजें एओए में रहते हैं मेंशन, तो दैट इज गोइंग टू इंस्पेक्ट बाय द बैंक। क्लियर हुआ। मैं मेंशन कर दूं आप लोगों को कि एमओए एंड एओए दोनों का प्रिंटेड फॉर्म, दोनों का प्रिंटेड फॉर्म चाहिए। फॉर्म मतलब फॉर्म वो FORM वाला, वो प्रिंटेड फॉर्म, जैसे बुक कैसे प्रिंटेड फॉर्म में है, तो उस सेंस में मैं कह रही हूँ कि बैंकर जो है वो ऑल्सो ऑब्टेन द प्रिंटेड एंड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द MOA एंड AOA फॉर द बैंक रिकॉर्ड्स, यानी उनके पास भी रिकॉर्ड में रहेगा। ठीक है। उसके अलावा इनको और भी क्या चीज इंस्पेक्ट करना है, कॉपीज ऑफ बोर्ड्स रिजोल्यूशन। आप लोगों ने सुना होगा कि एक बोर्ड मीटिंग्स होते हैं कंपनीज में, सुना है, और एनुअल जनरल मीटिंग्स भी होता है, AGM जिसको हम कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कॉपी भी चाहिए ऑफ कॉपीज ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन। पहले तो डॉक्यूमेंट सारे इंस्पेक्ट करेंगे, अब बोर्ड रिजोल्यूशन के कॉपीज। ठीक है। अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, यानी कि कंपनी अगर एप्लीकेशन दे रहा है किस चीज के लिए, अकाउंट ओपन कराने के लिए बैंक में। ठीक है। सो अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट इन द बैंक, ठीक है, द बैंकर शुड ऑब्टेन द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। मतलब कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उन्होंने रिजोल्यूशन जो पास किया होगा किसी भी एनुअल जनरल मीटिंग में, पता है ना रिजोल्यूशन पास कहाँ होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में, तो उसका भी कॉपी आपको उस एप्लीकेशन के साथ लगाकर देना है। और उस कॉपी में क्या क्या चीजें मेंशन हो सकती हैं, यानी उस रिजोल्यूशन में क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है। तो यहां पर आपको देखना है अपॉइंटिंग, यहां पर क्या क्या चीजें होंगी, ओपनिंग द बैंक कंसर्न विद द बैंकर ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग टू ऑथराइज टू ऑपरेट द बैंक अकाउंट, यानी जो कंपनी के बिहाफ में जो अकाउंट को ऑपरेट करेगा। जैसे पार्टनरशिप में था ना कि आप किसी भी पार्टनर को राइट दे देते हो किस चीज के लिए, कि वो ऑपरेट करे अकाउंट को। यहां पर भी एक रिजोल्यूशन पास होगा एनुअल जनरल मीटिंग में, और यहां पर ये सारे क्वेश्चन का, ये मीटिंग का मतलब क्या होता है, डिस्कशन, राइट। तो बैंक अकाउंट ओपन होगा तो कौन बैंक अकाउंट को ऑपरेट करेगा, इन सारी चीजों के बारे में वहां पर क्या होगा, मीटिंग हो गया। अब वो मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास हो गया, यानी कि जो जो बात पे सहमति हुई, जैसे कैसे बिल पास होता है वैसे रिजोल्यूशन पास हो गया। अब रिजोल्यूशन जो पास हुआ है तो ये बैंक को क्यों जरूरत है, क्योंकि बैंक को पता होना चाहिए ना कि अकाउंट को कौन मैनेज करने वाला है, फाइनली हु इज गोइंग टू बेसिकली मैनेजिंग द अकाउंट ऑफ द कंपनी, है ना। सो अगर कभी भी कोई चेंजेस हो गए, कभी भी कोई बैंक को क्वेश्चन करना होगा तो उसे ऑथराइज पर्सन से करेगा, राइट। तो ये रिजोल्यूशन को जब पास करने के बाद जब सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, अब पहले कंपनी कर लेगी ये सारी चीजें, उसके बाद वो ड्यूली पास जो रिजोल्यूशन होगा उसकी एक कॉपी आप एप्लीकेशन के साथ लगा करके बैंक में दोगे। ठीक है। अब यहाँ क्या क्या चीजें मेंशन होगी, ठीक है, नेमिंग द पर्सन और पर्सन्स, यानी या तो एक पर्सन होगा या एक से ज्यादा पर्सन होगा जो ऑथराइज्ड होगा टू ऑपरेट द बैंक अकाउंट। आई बात समझ में। और किसके बिहाफ में, कंपनी के बिहाफ में ऑथराइज्ड होगा, किसके बिहाफ में, कंपनी के बिहाफ में, जो बैंक अकाउंट, कंपनी के बैंक अकाउंट को क्या करेगा, मैनेज करेगा। आई बात समझ में। पहला तो ये होगा। सेकंड क्या होगा, stating the names of the person who are authorized to execute the document on the behalf of the company or in whose presence the seal of the company will be affixed on the document. इसका मतलब क्या हुआ, बताओ, कौन बताएगा मुझे, क्या हुआ इसका मतलब। कौन पर्सन जिसके सामने सील लगेगा उसका भी नाम मेंशन। बिल्कुल। बेसिकली यहाँ पर वी कैन, जो रिजोल्यूशन होगा, जो मीटिंग का, जो बेसिकली बोलते हैं ना मिनट्स ऑफ मीटिंग का एक रिपोर्ट बनता है, तो रिजोल्यूशन जो रिपोर्ट है उसमें ये भी मेंशन होगा कि किसको ड्यूटी दी गई है कि वो पर्सन जो है वो डॉक्यूमेंट्स कंपनी के बिहाफ में बैंक को देगा,
कंपनी के बिहाफ में जो डॉक्यूमेंट्स को देगा, और जिसके सामने इन द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन द सील ऑफ द कंपनी इज गोइंग टू एफिक्स ऑन द डॉक्यूमेंट, वो भी नाम मेंशन होगा। ठीक है। थर्ड सिचुएशन, सारे के सारे डिटेल जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका लिमिट, सिक्योरिटी, एडवांस से रिलेटेड कोई भी अगर कंडीशंस आपकी कंपनी में है तो वो कौन मेंशन करेगा, उसके बारे में भी लिखा होगा। साथ साथ में कौन सा पर्सन, स्टेटिंग द नेम ऑफ द पर्सन who are authorized to deposit the title deeds in the case of equitable mortgage, यानी अगर related with equitable mortgage यानी कि कुछ आपका कह सकते हैं collateral से related अगर कोई चीजें हैं तो वो कौन डिपॉजिट करेगा उसके पेपर्स एंड ऑल। ठीक है। तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन दैट विल बी बेसिकली कहाँ होगा, ये रेजोल्यूशन में होगा, और वो कॉपी ऑफ दैट रेजोल्यूशन और मीटिंग का जो रिपोर्ट का कॉपी होगा वो किसके साथ लगेगा, जाकर के बैंक के एप्लीकेशन के साथ। आई बात समझ में? क्लियर हो गया यहां तक? द बोरोइंग पावर ऑफ द कंपनी, द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा पहला लिख लिया तुम लोगों ने? फर्स्ट क्या था? एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, और एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के अंडर में 3 पॉइंट लिखो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये डॉक्यूमेंट्स के अंडर में है, ABC करके लिखना। पहला पॉइंट एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, और उसके अंडर A पॉइंट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सेकंड में लिखो MOA, B MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। C में लिखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, C में लिखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो ये तीनों कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, MOA, AOA। जो रिटन फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट होता है ना, रिटन फॉर्म में वो सारे इंस्पेक्ट किया जाएगा, स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। ठीक है। और कौन करेगा? बैंक करेगा। और साथ साथ में MOA, AOA का, और हो सकता है सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का भी एक एक कॉपी प्रिंटेड, या बोल सकते हैं ना प्रिंट आउट वाले कॉपीज को भी वो अपने साथ रखेगा। कौन रखेगा? रिकॉर्ड के लिए बैंक। ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट और क्या चीज की जरूरत है और क्या चीज देखनी है बैंक को? सेकंड लिखिए कॉपी ऑफ बोर्ड्स रिजोल्यूशन, कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन, और स्लैश देके लिखो रिपोर्ट। सेकंड पॉइंट में लिखो कॉपी ऑफ बोर्ड्स रिजोल्यूशन, कॉपी ऑफ बोर्ड्स रिजोल्यूशन। ठीक है। कॉपी ऑफ बोर्ड्स रिजोल्यूशन, बोर्ड की जो मीटिंग होगी ना उसमें जो उन लोगों ने डिसाइड किया होगा उसका जो कॉपी। ठीक है। स्लैश देके रिपोर्ट भी लिख सकते हो, बोर्ड में जो रिपोर्ट आया मीटिंग के थ्रू वो भी रिपोर्ट, और उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होगी मैंने बता ही दिया। उसमें क्या क्या चीजें होंगी, बैंक जो है वो कौन, आप बेसिकली बैंक को कौन ऑपरेट करेगा, कंपनी के बैंक अकाउंट को कौन ऑपरेट करेगा, कौन मॉर्टगेज दे सकता है, किसके सामने सील को यूज किया जा सकता है। ठीक है। उसके अलावा कौन सा ऐसा पर्सन होगा जो एग्जीक्यूट करेगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो ऑल दीज थिंग्स, हाँ, ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड इन द बोर्ड्स रिजोल्यूशन कॉपी। आई बस समझ में? यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट वन, थर्ड में लिखिए द बोरोइंग पावर ऑफ द कंपनी, द बोरोइंग पावर ऑफ द कंपनी, द बोरोइंग पावर ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो बोरोइंग पावर ऑफ द कंपनी, ऑल द ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, जितने भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हैं, दे आर एंगेज्ड इन द ट्रेड और इंडस्ट्री। किस चीज में एंगेज है? ट्रेड। ट्रेडिंग इज रिलेटेड विद द एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सेलिंग एंड बोल सकते हैं ना सेलिंग, परचेजिंग, ऑल दीज थिंग्स। सो ट्रेडिंग और इंडस्ट्री में अगर कोई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एंगेज्ड है, ठीक है, तो उसके पास इम्प्लाइड पावर है टू बोरो द मनी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग द बिजनेस। यानी उस पर्सन को तो कैरी करना ही पड़ेगा, लोन तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि उसको अपना बिजनेस रन करना है। ऐसा सिचुएशन ही है, ट्रेडिंग है तो वहां पर तो पैसा लेना और देना ये तो रिक्वायरमेंट रहेगा ही, है ना। सो ऐसे सिचुएशन में इनके पास इम्प्लाइड पावर है, यानी लागू है पहले से पावर कि दे कैन बेसिकली बोरो मनी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस। ठीक है। जो बोरोइंग पावर है किसी भी कंपनी का, द बोरोइंग पावर ऑफ एनी कंपनी under the joint stock company or companies act, they have basically restricted, the borrowing is restricted by the memorandum of association, यानी कि MOA restrict कर देता है कि हमें कितना borrow करना है पैसा। So that is already mentioned in MOA, memorandum of association, right?
सेक्शन 2293 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। 293 सबसेक्शन 1 का क्लॉज डी क्या बोलता है कि कंपनीज एक्ट 1956 कहता है प्रोवाइड एट बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, कौन, बीओडी, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी, किस, कौन सी कंपनी के, नॉट प्राइवेट, पब्लिक कंपनी नहीं, यहां पर है, और ऑफ अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अब ध्यान से सुनना, सब्सिडियरी कंपनी कौन सी कंपनी होती है, सब्सिडियरी कंपनी वो कंपनीज होती हैं जिनकी कोई पेरेंट कंपनी होती है और जिसका 51% शेयर जो है वो होल्ड करता है कोई पेरेंट कंपनी, ठीक है। यानी ऐसी कंपनी जिसके अंडर में क्या आता है, नहीं होता है, ये बताओ क्या होता है अभिजीत, मेजॉरिटी ऑफ स्टेक जिसका होल्ड है पब्लिक कंपनी के पास। तो क्या बोल रही हूँ मैं, जैसे आप बोले 51%, अगर बाय चांस हम रिलायंस का ही कंपनी लेंगे, रिलायंस स्टार्टेड विद द सब्सिडियरी, कि अगर 50% से जैसे ऊपर आपका शेयर गया, यू विल बिकम द पेरेंट कंपनी ऑफ दैट कंपनी। आई बस समझ में, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक की बात ठीक है, 78% भी होगा तो भी उसका सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगा, लेकिन 50% से जैसे एक्सीड हुआ, यानी कि 51% और मोर देन दैट, दैट इज सब्सिडियरी कंपनी। आई बस समझ में अभिजीत, क्लियर हो गई बात। चलिए, तो यहां पर बेसिकली अगर मान लो 1956 जो कंपनीज एक्ट है, 2013 की बात नहीं हो रही, उसका 293 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी ये बोलता है कि अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, कौन से कंपनी के, या तो पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, और विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, यानी वो सब्सिडियरी है, क्या है वो, सब्सिडियरी किस कंपनी का, पब्लिक कंपनी का, पब्लिक कंपनी का सब्सिडियरी है। तो ऐसे सिचुएशन में सब्सिडियरी अगर वो है, तो ऐसे सिचुएशन में पब्लिक कंपनी का कंसेंट चाहिए होगा, ठीक है, वो भी जनरल मीटिंग के थ्रू, कि हमें कितना पैसा बोरो करना है। ऐसे सिचुएशन में आपको जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कितना ज्यादा बोरोइंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बोरो कहां से कर सकती है पब्लिक कंपनी, पब्लिक से और बैंक से। तो पब्लिक से कैसे करती है, बाय इशूइंग शेयर्स, राइट। तो यहां पर सिचुएशन क्या लगाया गया है कि अगर कोई, इट्स नॉट अबाउट प्राइवेट कंपनी, बिकॉज प्राइवेट कंपनी इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड टू बेसिकली ट्रांसफर देयर शेयर्स, राइट। लेकिन यस, द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज डन इन द कंडीशंस व्हेन दे आर ट्रांसफरिंग इट टू ओनली टू द एम्प्लॉइज in the private company, I am saying, but the public companies borrow the money from the public, large public, right? So that is mentioned in the section 293 subsection 1 sub clause D. वो कहता है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी जो है वो सब्सिडियरी है किसी और पब्लिक कंपनी का, यानी उसका कोई पेरेंट कंपनी है, और वो भी कौन पेरेंट कंपनी है, जो पब्लिक कंपनी है। तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी जो बोरोइंग होगा वो विदाउट कंसेंट ऑफ पब्लिक कंपनी आप नहीं ले सकते, यानी वो सब्सिडियरी कंपनी कभी भी ऐसे इशू कर ही नहीं सकता शेयर जब तक उसका कंसेंट पब्लिक कंपनी का ना हो, और साथ साथ में जनरल मीटिंग करवाएगा, उसके बाद दे विल डिसाइड अबाउट द पेड अप कैपिटल, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर टेम्पररी लोन्स लेना चाहता है, अगर कोई भी कंपनी सब्सिडियरी हो या कोई भी कंपनी अगर टेम्पररी लोन लेना चाहता है, तो दे कैन ऑब्टेन दैट लोन फ्रॉम द कंपनीज बैंकर, यानी जहां पर कंपनी का अकाउंट चल रहा है वहां से आप लोन ले सकते हो, बट दैट इज फॉर द टेम्पररी बेसिस, राइट। और उसके बाद टेम्पररी लोन का मतलब क्या होता है, वैसे लोन होते हैं जो रिपेबल हो जाते हैं विद इन द समटाइम विद इन द 6 मंथ, ठीक है, कुछ 6 महीने में ही हो जाते हैं, या फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स वगैरह जो ये सारी चीजें होती है, ये सब 6 महीने में ही, मतलब ज्यादा इसके प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैंकर शुड बी वेरी मच केयरफुल while ensuring that the total borrowing of the company do not exceed the above limit, यानी जो भी अमाउंट मेंशन है एमओए में उससे ज्यादा एक्सीड ना हो। अभिजीत, तुम्हें सब्सिडियरी पेरेंट कंपनी क्लियर हो गया ना। सब्सिडियरी कंपनी वैसे कंपनी होंगे जो कंपनी का कोई पेरेंट कंपनी है और उस पेरेंट कंपनी के पास या तो 51% शेयर है या उससे ज्यादा है, एटलीस्ट 51 भी होगा, मतलब मिनिमम 51% भी है, तो वो पेरेंट कंपनी जो है उसका कोई पेरेंट कंपनी बन जाएगा, मतलब सब्सिडियरी कंपनी में वो कन्वर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलो, क्लियर हो गया अभिजीत,
यस और नो? ठीक है. नेक्स्ट, बोरोइंग बाय डायरेक्टर्स विदाउट ऑथराइजेशन. अब यहाँ क्या सिचुएशंस आया है? The question whether the amount borrowed by the director without authority and used for the benefit of company can be recovered from the company or not. ये एक सिचुएशन आया है. क्या सिचुएशन है कि अगर मान लो कि कोई बोरोइंग हो रहा है, डायरेक्टर बोरो कर रहा है पैसा, लेकिन कोई ऑथराइजेशन नहीं है, ठीक है, तो क्या वैसे सिचुएशन, लेकिन बोरोइंग का मकसद क्या है कि कंपनी को बेनिफिट देना. व्हाट इज द बेनिफिट? गिविंग बेनिफिट टू द कंपनी. So in that situation, that is going to recovered by the company or not, यानी कि कंपनी से रिकवर किया जाएगा वो पैसा या नहीं, ठीक है, or not, and was considered by पटना हाई कोर्ट. एक इस पे केस है. केस सुनना चाहते हो? क्या सिचुएशन है जब अगर कोई बोरोइंग हो रहा है, डायरेक्टर्स बोरो कर रहा है पैसा विदाउट ऑथराइजेशन, बट that money is not borrowing for the personal requirement, but that is for the benefit of the company. So in that situation, that amount is going to recovered from the bank or recovered by the company or not. So the situation is basically here, Patna High Court in Kumar Krishnan Rohtagi and others, ठीक है, versus State Bank of India and others. ठीक है, ये पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक केस इसमें आया था. पटना हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है. इसमें कौन है? कुमार कृष्णन रोहतागी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स. 1980 का ये केस है और ये पटना में एक सिचुएशन है. इस केस में क्या हुआ था, ध्यान से सुनिएगा. इन दिस केस द कंपनी कॉन्टेस्टेड द सूट फाइल्ड बाय द SBI ऑन द ग्राउंड दैट मैनेजिंग डायरेक्टर of the company had no authority to execute or pronote in the absence of resolution duly adopted by board of director, hence it was not binding on the company. तो इस केस में क्या सिचुएशन था, ध्यान से सुनिएगा. इस बात पे केस फाइल किया कि अगर SBI ने केस किया था, किस बात पे केस किया सुनो, कि SBI कहता है कि कोई भी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर के पास राइट नहीं है कि बिना ही रिजोल्यूशन को पास किए हुए किसी ने भी लोन ले लिया हो. अगर कोई भी लोन ले लेगा बिना रिजोल्यूशन पास किए, तो इस कंडीशन में कंपनी बाइंडेड नहीं होगा लोन को पे करने के लिए. कौन बाइंडेड हो जाएगा? मैनेजिंग डायरेक्टर. ठीक है. सो यहां पर डिवीजन हुआ बेंच का और प्रपोजिशन आया. ये पूरा इसमें बेंच मतलब एक होता है 5 जजेस और ये लोगों ने मिलकर डिसाइड किया. क्या हुआ? यही कि when an agent borrow money for the principal without the authority of the principal and if the principal takes benefit of money so borrowed or when the money so borrowed has gone into the coffers of the principal, the law implies a promise to repay. Confusion? बहुत लाइन कंफ्यूजिंग था, ध्यान से सुनो इसको. लॉ का लैंग्वेज है इसीलिए थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है. SBI ने क्या केस किया? SBI ने बोला, SBI ने केस किया पटना हाई कोर्ट में. कहाँ गया ये कोर्ट? पटना हाई कोर्ट में. कि भाई अगर कोई कंपनी में अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर विदाउट ऑथराइजेशन, यानी विदाउट ऑथराइजेशन का मतलब विदाउट पासिंग द रिजोल्यूशन, विदाउट पासिंग द रिजोल्यूशन अगर वो लोन लेता है, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी बाइंडेड नहीं हो सकता. यानी कंपनी से हम रिपे करने के बाद या लोन का अमाउंट लेने की बात नहीं कर सकते. लेकिन वर्डिक्ट क्या आया, मतलब पटना हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट क्या दिया? वर्डिक्ट दिया कि देखो एजेंट यहाँ कौन है? एजेंट है आपका डायरेक्टर. ठीक है, उसने प्रिंसिपल यानी कि उसने कंपनी के लिए लोन लिया. तो ये जो वर्डिक्ट आया वो इसी लैंग्वेज में आया कि अगर कोई एजेंट यानी कोई मैनेजिंग डायरेक्टर बोरो करता है पैसा फॉर द प्रिंसिपल यानी कंपनी के लिए, ठीक है, विदाउट द ऑथोरिटी ऑफ द प्रिंसिपल यानी विदाउट द प्रॉपर प्रोसेस और विदाउट डायरेक्टर्स मीटिंग, विदाउट पासिंग रिजोल्यूशन, विदाउट द कंफर्मेशन ऑफ द प्रिंसिपल, अगर वो पैसा बोरो करता है और प्रिंसिपल उसका बेनिफिट लेता है यानी कंपनी अगर उसका बेनिफिट लेता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो बोरोड मनी होगा यानी जो पैसा को बोरो किया गया है वो पैसा जो है किसको देना पड़ेगा? प्रिंसिपल को यानी कि कंपनी को. आई बात समझ में? क्लियर हुआ?
तो इसको देखते हुए दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एज वेल, एंड देयरफॉर कंपनी कैन नॉट रिप्यूडिएट इट्स लायबिलिटी टू रिपे, मतलब कि पेमेंट किसको करना पड़ेगा, कंपनी को, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच इज बेसिकली कि अगर बोरो करता है कोई डायरेक्टर विदाउट ऑथराइजेशन, लेकिन द कंडीशन विल बी अप्लाइड इन दैट कि वो जो पैसा बोरो किया गया है दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, and if it will be proved that it is for the benefit of the company, who is going to repay it? Company is going to repay it. The managing director is not going to repay it. Who is going to repay it? Company is going to repay it. And the condition and the जो केस है वो लिख सकते हो, केस का नाम क्या है, कुमार कृष्णन रोहतागी एंड अदर्स, कुमार कृष्णन रोहतागी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स, Kumar Krishnan Rohtagi and others versus VS versus State Bank of India and others। और ये केस कब हुआ था, 1980 में। कब ये केस आया था, 1980 में। और ये केस किसके द्वारा शूट किया गया था, फाइल किया गया था, SBI के द्वारा, क्योंकि SBI कह रहा था कि भाई मैनेजिंग डायरेक्टर ने जब पैसा लिया है तो कंपनी कैसे लायबल हो गया, कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, जब कंपनी को पता नहीं है कि उसके लिए पैसा लिया गया तो कंपनी कैसे लायबल हो गया। SBI ने कहा कि पैसा तो मैं मैनेजिंग डायरेक्टर से लूंगा, मैं पैसा कंपनी से क्यों लूं, तो इस बात पे केस किया गया। लेकिन बाद में वर्डिक्ट किसके फेवर में आया, कुमार कृष्णन एंड रोहतागी एंड अदर्स के फेवर में आया, ना कि SBI के फेवर में आया। रोहतागी के फेवर में आया, क्यों आया रोहतागी के फेवर में, बिकॉज ये चीज हुआ कि जो पैसा लिया गया था वो तो कंपनी के बेनिफिट के लिए लिया गया था, पर्सनल बेनिफिट के लिए लिया नहीं गया था। और ऐसी सिचुएशन में अगर बेनिफिट ले भी रहा है कंपनी और कंपनी रेडी भी नहीं है रिपेमेंट करने के लिए, तो ये तो गलत है। इसलिए फाइनली रिपेमेंट किसको करना पड़ेगा, कंपनी को करना पड़ेगा, आइदर दैट बोरोइंग इज ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड। क्लियर? ऑनलाइन क्लास सबको ये कंडीशन क्लियर हो गया? ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर है? कंडीशन समझ में आया कि बोरोइंग वाले सिचुएशन में बैंक के पास क्या राइट है। MOA में बोरोइंग की लिमिट मेंशन होगी, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर तो आप दोगे नहीं, है ना। लेकिन अगर बैंक से लोन ले रहा है कोई मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर्स, लेकिन ऑथराइजेशन नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में पेमेंट किसको वापस करना पड़ेगा, कंपनी को करना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन अगर यही एक कंडीशन और लग जाए कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स इज टेकिंग द लोन विदाउट ऑथराइजेशन बट नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, सो इन दैट सिचुएशन हु इज गोइंग टू रिपे द लोन अमाउंट, मैनेजिंग डायरेक्टर। क्लियर? डन? चलिए नेक्स्ट situation, now precautions to be taken by the banker if they are dealing with the loan amount या फिर if they are giving loan। ठीक है, तो बैंकर को देखना पड़ेगा कि कंपनी बोरो करे जो भी चीज, जो भी पैसा बोरो कर रहा है, ठीक है। जैसे आज भी तुम लोग ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स में आजकल क्या हो गया ना कि अगर कभी भी आप पैसा डिपॉजिट करते हो किसी के भी अकाउंट में, ठीक है, मतलब वहां बैंक में जाकर इफ यू आर डिपॉजिटिंग, then you have to mention that why you are depositing the amount. Like earlier when I was in Delhi, I was giving rent to my owner through bank account, ठीक है, so I started depositing in her account, so I need to mention that I am depositing this amount because this is my rent, in the rent I am living here and I am giving rent, true, so I have to mention that for what purpose I am giving that amount, है ना। क्लियर है? वैसे ही यहां पर एक बात बोला जा रहा है कि पैसा जो भी आप बोरो कर रहे हो उसका पर्पस भी आप उसी पर्पस के लिए ले सकते हो जो पर्पस MOA में मेंशन है। यानी ऑब्जेक्टिव आपने MOA में मेंशन कर दिया, तो MOA में जो ऑब्जेक्टिव मेंशंस है उसी के लिए आप लोन ले सकते हो। आई बात समझ में? सो ऑब्जेक्टिव और द रीजन विच इज मेंशन्ड इन द MOA, ओनली फॉर दैट यू कैन टेक द लोन। So bank is going to inspect that as well, that for what purpose you are taking loan, ठीक है। Certified copy of resolution we already discussed, and जो board of director का resolution है, borrowing वगैरह जो भी है, और शेयर होल्डर से, पब्लिक कंपनी में ना शेयर होल्डर से भी आप सैंक्शन कराते हो। जब आप पब्लिक कंपनी हो तो आप जो एनुअल जनरल मीटिंग करते हो किस लिए करते हो, शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में आप शेयर होल्डर से भी सैंक्शन करा लेते हो बोरोइंग का, कुछ भी अगर ऐसा है तो। सो दूज ऑल कॉपीज आर नीड टू बी बेसिकली
डिपॉजिट इन द बैंक। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? समझ में आया? यस और नो? ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास? ठीक, चलो ओके, चलो नेक्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस अंडर द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 125 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, देखो यहाँ 1956 की बातें हो रही है, ठीक है। रिक्वायर्स दैट एवरी चार्ज क्रिएटेड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉलिंग विद इन द following categories must be registered under the registrar of joint stock company within 30 days। यानी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं? अ चार्ज फॉर पर्पस ऑफ सिक्योरिंग एनी इश्यू ऑफ डिबेंचर, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, ये सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारी के सारे आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या करना है? रजिस्टर करानी है सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डायरेक्टर्स पर्सनल अकाउंट। डायरेक्टर्स पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अगर कोई बैंकर है कंपनी का, बैंक, इफ द बैंकर ऑफ द कंपनी हैविंग अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है, ऐसे अकाउंट्स ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि अगर कोई कंपनी का भी बैंक है, ठीक है, और उसी बैंक में उसका पर्सनल अकाउंट है, किसका? डायरेक्टर का। किसका अकाउंट है? पर्सनल। डायरेक्टर का भी उसी बैंक में अकाउंट है जिसमें कंपनी का अकाउंट है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में इफ अ डायरेक्टर हु इज ऑथराइज्ड टू ऑपरेट द कंपनी, मतलब उसी डायरेक्टर को अथॉरिटी भी मिला है कि वो कंपनी का अकाउंट को क्या करेगा? मैनेज करेगा, और उसी बैंक में उसका खुद का पर्सनल अकाउंट भी है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को कंपनी के अकाउंट से वो अपने अकाउंट में इंडोर्स करा ले चेक। आ रही बात समझ में? तो डिपॉजिट जो भी चेक होगा वो भी कंपनी के फेवर में, वो मस्ट बी दैट विल बी क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ कंपनी ओनली। ऐसा ना हो कि उसी अकाउंट में डायरेक्ट, उसी बैंक में डायरेक्टर का भी अकाउंट है तो डायरेक्टर अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफर एंडोर्स करा ले, ठीक है। सो बैंक शुड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट इट, एंड व्हेन ये भी ध्यान रखना है कि द बैंकर शुड फर्स्ट इंक्वायर द पर्पस फॉर विच सच चेक्स आर इंटेंडेड टू बी क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड अबाउट द जेन्युइन रीजन क्रेडिट देम टू हिज अकाउंट। लेकिन कंडीशन ये होगा कि कई बार ऐसा होता है, मैंने बताया था पार्टनरशिप वाले सिचुएशन में भी, कि अगर ऐसा लगता है कि चेक जो है वो उसके पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट होना है, लेकिन उसका क्या जेन्युइन रीजन है, क्यों आप उनके अकाउंट में, मतलब कंपनी के अकाउंट की जगह अपने अकाउंट में क्रेडिट करा रहे हो पैसा, अगर उसका जेन्युइन रीजन है विथ प्रूफ, तब आप उसके अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दोगे। बट विदाउट दैट, विदाउट एनी प्रूफ, यू कैन नॉट एंडोर्स और यू कैन नॉट ऑनर द चेक इन द अकाउंट, द पर्सनल अकाउंट ऑफ द डायरेक्टर। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर ये कंडीशन क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि वही डायरेक्टर ऑथराइज भी है कंपनी के अकाउंट को संभालने के लिए, भी अपना पर्सनल अकाउंट भी संभाल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में फ्रॉड हो सकता है। इसीलिए इस चीज का ध्यान किसको रखना है? बैंक को रखना है। क्लियर हो गई बात? और बिना, if the banker does not make any inquiry and credit the amount in the personal account despite the unsatisfactory reason is this, in that situation the bank is liable to refund the amount, ठीक है। The bank is liable, अगर डायरेक्टर के अकाउंट में आपने बिना इंक्वायरी के, बिना सेटिस्फाई हुए अगर आपने उनको पैसा दे दिया तो बैंक लाइबल होगा। अब बैंक लाइबल है, बैंक या तो डायरेक्टर के अकाउंट से पैसा निकलवाए, आई बात समझ में, या तो वो बैंक खुद से पेमेंट करे, देन बैंक विल बी लायबल। विदाउट एनी एविडेंस ऑफ प्रूफ यू कैन नॉट ट्रांसफर द कंपनीज अमाउंट इन द डायरेक्टर्स पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो गई बात? एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? ओके। additional precautions in the case of the private limited company. Private limited companies कौन होंगे? Who are private limited companies? Private limited company, that is the suffix which we are using. The private limited companies are those अभी 2013 के हिसाब से जिनका पेड अप कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख से ज्यादा नहीं है, मतलब 1 लाख हो सकता है, मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख, ठीक है। जिनमें कितने लोग हो सकते हैं? मिनिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 2। ये अब तो ओपीसी भी आ गया है, तो एक्सेप्शनल में ओपीसी, उसके अलावा 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200,
ठीक है, maximum how much? 200. In 1956 only 50 persons are allowed in private company. In the public company still there are 7 minimum person, and how many maximum? No limit, right? And in the case of the directors, in the private company only 2 directors are there required minimum, and in the case of public there is 3. It is now changed, right? So यहाँ कुछ additional precautions है which is related with the private limited companies, ठीक है, private limited companies. So we are going to complete it in the next class. And one more thing I just want to discuss, that there is clubs, societies and the charitable institutions which is known as NGOs. So उनके बारे में भी हम लोग next class में पढ़ेंगे. These are the special customer. और एक और चीज पढ़ना है हम लोग को about the government account, कि how government accounts are maintained by the bank. ठीक है, so after that we'll complete the whole topic of the special types of bankers customers. In the nature of banking, only cooperative societies, banks are left, and some non-financial institutions, government non-financial institutions. So we are going to study about that in the next class. Okay, any doubt in any of the point whatever we discussed in the joint stock companies? No, ma'am. Anyone have any doubt? Okay, so see you all in the next class. Any doubt? No, ma'am. Okay. Offline class, any doubt? सारे conditions clear हो गए?